इन दिनों खास करके बिहार में जातिगत जनगणनाओं को लेकर के जो है लगातार सियासत तेज है। साथ ही जो विपक्ष और सत्ता पक्ष कहीं न कहीं एक प्लेटफॉर्म पे दिख रही है जातिगत जनगणनाओं की मांगों को लेकर के। सत्ता पक्ष की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो है जातिगत जनगणनाओं को लेकर के मांग की जा रही है केंद्र सरकार से, जो जातिगत जनगणना कराई जाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आशुतोष कुमार जी हैं, जो ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच के संस्थापक हैं और स्वर्णों को लेकर के जो है आवाज़ अपना उठाते रहते हैं। किस रूप में देखते हैं जातिगत जनगणनाओं को लेकर के जो सियासत तेज है, सभी राजनीतिक जो दल हैं वो कहीं न कहीं जो बोल रहे हैं वो मुखर होकर बोल रहे हैं और जो नहीं बोलना चाहते हैं वो भी बच के निकल जा रहे हैं। आप एक संगठन को देखते हैं, संस्थापक हैं, क्या लग रहा है इसका परिणाम क्या हो सकता है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, यही तो विडंबना है इस देश की। एक तरफ हमारे राजनेता कहते हैं कि हम जात पात की राजनीति नहीं करते हैं, और दूसरे तरफ अपने वोट बैंक को साधने के लिए जातियों की गणना कराना चाहते हैं। पहले जातियों के आधार पर जो आरक्षण दिया जा रहा है विगत 75 वर्षों से, उससे क्या लाभ हुआ उनके समाज के लोगों को, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। और जातियों की गणना के जगह पर यदि गरीबों की गणना हो कि कौन से गांव में, कौन से सूबे में, कौन से शहर में कितने गरीब लोग रह रहे हैं और उन गरीबों को कौन से सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, उनको लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा, तब तो गरीबी दूर होगी। तो जाति की गिनती कर लेने से क्या होगा? आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम जाति जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे, यानी कि जो तेजी से एक जनसंख्या बढ़ रही देश की और उसकी वजह से देश का विकास बाधित है या देश में गरीबी भुखमरी बढ़ रही है, तो उसको नियंत्रण में करने के लिए आप एक तरफ कहते हैं कि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे, जैसे पंचायत चुनाव में आपने कुछ न कुछ निकाला है, और दूसरी तरफ आप जातियों को बढ़ावा दे रहे हैं कि भाई अपनी जाति की संख्या बढ़ाइए ताकि आपको उस हिसाब से आपके लिए राजनेता लोग आवाज़ उठाएंगे, पार्टियां आवाज़ उठाएंगी। और हैरानी की बात यह है कि एक दूसरे के धूर विरोधी, हम नीतीश जी और तेजस्वी जी की बात कर रहे हैं, एक दूसरे के धूर विरोधी यदि आप उनको विधानसभा में बहस करते देखेंगे तो लगेगा कि अब कुर्सी एक दूसरे पर चला देंगे। एक दूसरे के परिवार खानदान तक भी बहस करते करते वो लोग चले जाते हैं, और जो बातें मतलब असंवैधानिक है, जो एक उस ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति को शोभा नहीं देता, वो बात भी वो विधानसभा में एक दूसरे के कटाक्ष में बोल जाते हैं। और हैरानी हुई कि ये 11 नेता जो आज प्रधानमंत्री जी से मिलने कुछ दिन पहले गए, वो एक दूसरे के धूर विरोधी, लेकिन देखिए जातियों की गणना कराने के लिए और अपना जातिगत वोट बैंक साधने के लिए वो एक साथ खड़े होकर प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की और जातिगत जनगणना कराने की बात की। तो ठीक है, यदि वो कर रहे हैं, उनकी अपनी राजनीति है, लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से हम उन सवर्ण नेताओं से भी आग्रह करना चाहेंगे जो कोई भाजपा में है, जदयू में है, राजद में है, कांग्रेस में है, कि जिस प्रकार से पिछड़ी जातियों के नेता अपनी जातियों की जनसंख्या गणना कराने के लिए वो एक दूसरे के धूर विरोधी, एक दूसरे के विचारधारा के विपरीत होते हुए भी साथ मिलकर जातिगत जनगणना कराने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री से मिलकर, तो फिर आप अपने समाज के अधिकारों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं पार्टी लाइन से हटकर? आप भी, चाहे वो कांग्रेस में रहिए, भाजपा में रहिए, जदयू में रहिए, आप भी सवर्ण आयोग के गठन और उसके संवैधानिक दर्जा की मांग कीजिए। ईडब्ल्यूएस छात्रों को उम्र सीमा में छूट नहीं मिल रही है, फी में छूट नहीं मिल रही है, उस छूट दिलाने की बात कीजिए। और साथ ही साथ आप इस बात को मुखरता से रखिए कि जनगणना जाति की नहीं, जनगणना गरीबों की होनी चाहिए, और गरीबी आपके जाति में भी है। अभी सरकार में बैठे हुए सब, केंद्र से लेकर राज्य तक, आप लिस्ट निकाल कर देखिए तो लगभग जगह ओबीसी की ही सत्ता है, ओबीसी के हाथों में सत्ता है। तो आपको क्या लगता है कि आपके समाज की संख्या वो लोग दिखाएंगे, सही आंकड़ा पेश करेंगे? आपकी आबादी 33% है पूरे भारत में। आशुतोष जी, यहाँ पर हम ये सवाल लेंगे, जो नीतीश कुमार हों चाहे और भी लोग हों, सभी लोग का कहना है जो जातिगत मतलब जनगणना होने से ये मालूम चलेगा समाज में किस जाति के कितने लोग हैं। आपको क्या लग रहा है, अगर ये चीज़ें होगी तो क्या इससे सामाजिक विकास होगा, क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, कैसा लग रहा है? किस जाति के कितने लोग हैं ये जानकर क्या करेंगे? अचार लगाएंगे?
किस जाति के लोग हैं ये जानकर करेंगे क्या? हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम सबकी बात करते हैं, हम सवर्णों की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, पिछड़े दलितों की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आप ये जानना चाहते हैं कि किस जाति के कितने लोग हैं। आप एक तरफ दम भरते हैं कि हम कर्पूरी जी के अनुयायी हैं, लोहिया के अनुयायी हैं, हम जयप्रकाश जी के चेले हैं, लेकिन जयप्रकाश जी ने तो कभी जाति की राजनीति करने की बात नहीं कही। आप लोग जो कर रहे हैं जातिगत जनगणना को लेकर, जो आवाज उठा रहे हैं, तो हमें लगता है कि जयप्रकाश जी की आत्मा कहीं भी हो रही होगी, वो कचोट रही होगी, वो रो रही होगी कि कैसे कैसे चेले हम छोड़कर आ गए बिहार की धरती पर, और आप उनका नाम खराब कर रहे हैं। इसलिए आप जॉर्ज साहब का नाम लेना बंद करें, आप जेपी साहब का नाम लेना बंद करें, आप कर्पूरी जी का नाम लेना बंद करें। ये कभी जातिगत राजनीति के पक्षधर नहीं रहे, और आप जाति की गणना करा रहे हैं। आपको ये जानना चाहिए कि हमारे राज्य के कौन से जिले में, कौन से प्रखंड में, कौन से पंचायत में और कौन से वार्ड में, कौन से गांव में कौन व्यक्ति गरीब है, कौन वो व्यक्ति है जिसको आजादी से लेकर अब तक 75 वर्षों में भी उसका जो फूस का मकान था, जो छप्पर का घर था, जो बारिश में उसको तसला और बर्तन रख के बगल में सोना पड़ता था ताकि उसका छप्पर जो बारिश का पानी टपकता था, वो आज भी वैसे ही सोने को विवश है। कौन वो व्यक्ति है जो आज भी फुटपाथ किनारे रात गुजार रहा है? आज़ादी को 75 वर्ष हो गए, लेकिन अब तक उसको घर नसीब नहीं हुआ, छत नसीब नहीं हुआ, और आप लोग ढिढोरा पीटते हैं कि हमने इतना इंदिरा आवास दे दिया, हम ये योजना फलाना योजना ये दे रहे हैं। वो कौन लोग हैं जो आज भी, चाहे वो रिक्शा ठेला खींच कर गुजारा करने को मजबूर हैं, जो भूखे पेट सोने को मजबूर हैं? वो कौन लोग हैं जो स्टेशनों पर भीख मांगकर सो रहे हैं, रात गुजार रहे हैं, जो मंदिरों के आगे लाइन लगा कर खड़े हैं? उनकी गिनती होनी चाहिए कि वो कौन है। उनको जाति से मतलब नहीं, उनको आप जाति के रूप में देखते हैं क्या? आप किसी गरीब को यदि भिक्षा देते हैं, किसी भिखारी को, तो आप उससे पहले, कोई, हमें नहीं लगता कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो पूछता हो कि आपकी जाति क्या है, उसके बाद भिक्षा देता है, उसको गरीब समझ कर भिक्षा देता है। तो आप वो पता कीजिए कि कौन व्यक्ति है जो गरीब है, कौन है जो आज भी इस सदी में भी, जहां इंटरनेट, ट्विटर, फेसबुक का जमाना है और आज भी लोग भूखा पेट सो रहा है, वो कौन व्यक्ति है? तो सबसे पहले सरकारी योजनाओं पर अधिकार उनका होना चाहिए, न कि किसी जाति का होना चाहिए। आशुतोष जी, बाकी तो मांगे देख ही रहे हैं, हम लोग मांग कर रहे हैं, तो आप लोग की अब अगली रणनीति क्या होगी? क्या आप भी लेटर लिखने वाले हैं, या फिर आप भी मिलने वाले हैं, या फिर आप लोग भी आंदोलन करने वाले हैं? क्या कुछ करने वाले हैं जातिगत जनगणनाओं को लेकर के? देखिए, प्रधानमंत्री जी तो बहुत बड़े लोग हैं, वो तो मुख्यमंत्रियों को भी समय देते हैं 2 महीना 4 महीना वेटिंग करा कर, तो हमारे जैसे लोगों को कहाँ समय देंगे। लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री जी को एक आवेदन जरूर देंगे कि आप जो ये जातिगत जनगणना के लिए जो ये उछल कूद कर रहे हैं, या आपकी पार्टी के जो नेता लोग बड़े बड़े बयानबाजी दे रहे हैं, तो इसको बंद किया जाए। और यदि बिहार का विकास आप करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आज भी जो बिहार आज़ादी के बाद विकास के मामले में सबसे ऊपरले पायदान पर खड़ा था, आज वो सबसे निचले पायदान पर है, तो आप चाहते हैं कि उसकी स्थिति सुधरे, आप चाहते हैं कि बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में आए, तो सबसे पहले आप अपने राज्य के गरीबों का पहचान कीजिए, उनका सर्वे करवाइए कि गरीब कौन है, और उस हिसाब से, और ये भी सर्वे करवाइए कि कौन वो सक्षम व्यक्ति है, कौन वो व्यक्ति है जो लाखपति करोड़पति होकर भी सरकारी योजनाओं का सबसे ज़्यादा लाभ उठा रहा है। उनको लाभ मिलना बंद होना चाहिए, और जो गरीब है, किसी भी जाति का हो, जिसे सरकारी योजना का लाभ आज तक नहीं मिला और उसी के नाम पर अब तक राजनीति चलती आ रही है, तो सबसे पहले उनको योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। एक और आप जो इस चीज़ों को लेकर के विरोध कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, क्या इससे सामाजिक आपको किस चीज़ का डर है? समाज में किस चीज़ों की जो स्थिति उत्पन्न होगी? देखिए, जब जाति के आधार पर कोई भी काम होता है, चाहे वो जाति का जनगणना हो, चाहे वो जाति के आधार पर रिजर्वेशन की बात हो, चाहे कोई बात हो, तो निश्चित रूप से सामाजिक विद्वेष फैलता है, और एक दूसरे को एक विरोध के नज़रिए से देखते हैं लोग कि उस जाति के। हम चाहते हैं कि जब यही काम गरीबी के आधार पर होने लग जाएगा, जब ये हम लोग चिन्हित करने लग जाएंगे कि वो भीख मांगने वाले लोग, रिक्शा खींचने वाले लोग, भूखे पेट रोड पर किनारे सोने वाले लोग, सुअर भेड़ी चराने वाले लोग, ये गरीब हैं, उनको जाति के एंगल से नहीं देखा जाए। आज बहुत सारे ऐसे सवर्ण भी आपको मिल जाएंगे। हमें लगता है कि पटना के पेट्रोल पंपों पर घूमिए तो आधे से ज़्यादा पेट्रोल पंप पर नोजलमैन का काम फॉरवर्ड ही कर रहे हैं। दिल्ली के स्टेशन के बाहर जो सुलभ शौचालय है, वहाँ शौचालय सफाई का काम ब्राह्मण कर रहे हैं, वो सब मैथिली ब्राह्मण है। पटेल नगर दिल्ली में जाइए,
तो वहाँ रिक्शा पुलर ठेला पुलर का काम ब्राह्मण कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हर जाति में गरीबी है। और ये जो गणना है वो गरीबों को इंडिकेट करते हुए कीजिए कि कौन सा गरीब है जिसको सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला। सबसे पहले सरकारी योजनाओं पर अधिकार उनका होना चाहिए, और जो लोग करोड़पति अरबपति होते हुए भी सबसे पहले सरकारी योजनाओं पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं, उनको उसका लाभ मिलना बंद होना चाहिए। मंत्री से क्या कुछ कहना चाहेंगे जो सत्ता में हैं और इन चीज़ों को लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देंगे? जो भी मंत्री हैं जो सत्ता में हैं और इन चीज़ों के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो हमें लगता है कि उनको तो अपने कुर्सी से मतलब है। उनको समय पर बोलने का और समय पर चुप रहने का आदेश पारित होता है, और वो आदेश पाल हैं। जब उनके आका कहेंगे कि आप मुंह खोलिए और इस विषय पर मुंह खोलिए, तो अपना मुंह खोलेंगे। जहाँ पर उनको ऐसे इशारा कर दिया जाएगा कि आपको बोलना नहीं है, वहाँ पर वो मुंह बंद रखेंगे, और उसी का इनाम उनको मिलता है। इसलिए उनसे हम कुछ अपेक्षा रखते नहीं है, और आगे भी शायद कोई अपेक्षा नहीं रखेंगे। क्या कुछ अब आप लोगों की मांगे होंगी या फिर कुछ आंदोलन करने वाले हों आगे रणनीति? हम लोग मुख्यमंत्री जी को आवेदन एक लिख रहे हैं और मिलने का समय मांग रहे हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले तो जातिगत जनगणना के जगह पर आर्थिक जनगणना हम लोग कराने की मांग कर रहे हैं, गरीबों की गणना कराने की मांग कर रहे हैं। और दूसरा कि जिस प्रकार से पिछड़ा आयोग बना है उसको संवैधानिक दर्जा मिला, दलित आयोग, अल्पसंख्यक आयोग है, उसी प्रकार से इसी देश में एक सवर्ण समाज के लोग भी रहते हैं, और उस समाज में भी गरीबी है। हो सकता है कि आज़ादी के समय वैसी स्थिति उनकी ना रही हो, आपको ज़रूरत महसूस न हुआ हो, लेकिन आज ये ज़रूरत महसूस हो रही है। हम लोग भी उसी समाज के बीच में जाते हैं, उनकी स्थिति देखते हैं। तो सवर्णों के लिए भी आयोग होना चाहिए। जैसे बिहार में तो आयोग बना भी है, लेकिन वो केवल चुनाव के समय महीना 2 महीने के लिए सक्रिय होता है, फिर 4.5 साल तक उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। तो वैसा मरा हुआ आयोग नहीं चाहिए, जिंदा आयोग चाहिए, और जिंदे लोग होने चाहिए उसमें, जो उसकी स्थिति का आकलन कर सके, उसका सर्वे करे और उसको संवैधानिक दर्जा दिलवाइए। ये नहीं कि चुनाव के समय आयोग बना दिए, चुनाव के बाद फिर निष्क्रिय हो गया, फिर चुनाव आया तो सक्रिय हो गया, ऐसा नहीं। उसको संवैधानिक दर्जा दीजिए। और दूसरा, जो ईडब्ल्यूएस के आधार पर जो गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया गया है, तो वो महज झुंझुना नहीं होना चाहिए कि हाथ में झुंझुना पकड़ा है, झुंझुना कर निकाल लिए बाहर और डंडी हाथ में रह गया। बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं, छात्र हैं, युवा हैं, जो वर्षों से यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे या जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और जिनकी उम्र सीमा अब समाप्त होने वाली है। तो जब आप हमको रिजर्व कैटेगरी में डाल दिए उनको ईडब्ल्यूएस के आधार पर, तो रिजर्व कैटेगरी में भी आप यदि भेदभाव करेंगे, मतलब भेदभाव वाले ग्रुप में भी आप भेदभाव कर रहे हैं। जब आप आरक्षित श्रेणी में उनको डाल दिए, तो फिर उनके साथ भेदभाव क्यों? जिस प्रकार से ओबीसी को उम्र सीमा में छूट मिलती है, उसी प्रकार से उनको ही मिलना चाहिए। तो मिलने वाले आप लोग कब मिलने वाले? जिस प्रकार से उनको फी में छूट मिलता है, उसी प्रकार से उनको मिलना चाहिए। और हम लोग तो बस 1 से 2 दिन में हमारा चिट्ठी चला जाएगा, फैक्स चला जाएगा, मेल चला जाएगा। अब ये मुख्यमंत्री जी पर निर्भर करता है कि वो कब समय देते हैं मिलने का। हम तो ये गुजारिश करेंगे कि जितना जल्दी से जल्दी आप मिलने का समय दें, और हम लोग इसके लिए समाज के बीच में भी जाएंगे, और बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इन क्षेत्रों में जाकर, इन राज्यों में जाकर हम लोग गांव-गांव घूमेंगे, लोगों को जागृत करेंगे और कहेंगे कि आप अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाइए, सरकार के भरोसे मत रहिए। हम निवेदन करेंगे कि भाई आपको भी हमारी ज़रूरत है, और हमें आपकी ज़रूरत तो है ही। आप इस सूबे के मुखिया हैं, राजा हैं, और हम सब आपके प्रजा हैं। हम सब ने आपको वोट दिया और आपको सूबे के मुखिया के रूप में चुना है। तो ये आपसे हम उम्मीद करते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि आप हमारी भी भावनाओं का कद्र करें और हमारी भी ज़रूरतों को महसूस करें। ये हमारे साथ आशुतोष कुमार जी थे, जो इनका कहना है जो जातिगत जनगणना के बजाय गरीबों की गिनती हो, बिहार में कितने गरीब हैं, उनकी हालत क्या, स्थिति क्या है, तो वो कहीं न कहीं एक अच्छा काम होगा। जातिगत जनगणना ना हो तो वो सही होगा। सही सोनू के साथ तंसु झा, IBTV, पटना। और हैरानी हुई कि ये 11 नेता जो आज प्रधानमंत्री जी से मिलने कुछ दिन पहले गए, वो एक दूसरे के धूल विरोधी, लेकिन देखिए जातियों की गणना कराने के लिए और अपना जातिगत वोट बैंक साधने के लिए वो एक साथ खड़े होकर प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की और जातिगत जनगणना कराने की बात की कि जनगणना जाति की नहीं, जनगणना गरीबों की होनी चाहिए। और गरीबी आपके जाति की, इस जाति के कितने लोग हैं ये जानकर क्या करेंगे? अचार लगाएंगे? किस जाति के लोग हैं ये जानकर करेंगे क्या? हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा। जो भी मंत्री हैं, जो सत्ता में है,
और इन चीज़ों के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो हमें लगता है कि उनको तो अपने कुर्सी से मतलब है। तो ईडब्ल्यूएस के आधार पर जो गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया गया है, तो वो महज झुनझुना नहीं होना चाहिए। IVTV देखता है इंडिया। इन दिनों खास करके बिहार में जातिगत जनगणनाओं को लेकर के जो है लगातार सियासत तेज है। साथ ही जो विपक्ष और सत्ता पक्ष कहीं न कहीं एक प्लेटफॉर्म पे दिख रही है जातिगत जनगणनाओं की मांगों को लेकर के। सत्ता पक्ष की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो है जातिगत जनगणनाओं को लेकर के मांग की जा रही है केंद्र सरकार से, जो जातिगत जनगणना कराई जाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आशुतोष कुमार जी हैं, जो ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच के संस्थापक हैं और स्वर्णों को लेकर के जो है आवाज़ अपना उठाते रहते हैं। किस रूप में देखते हैं जातिगत जनगणनाओं को लेकर के जो सियासत तेज है, सभी राजनीतिक जो दल हैं वो कहीं न कहीं जो बोल रहे हैं वो मुखर होकर बोल रहे हैं और जो नहीं बोलना चाहते हैं वो भी बच के निकल जा रहे हैं। आप एक संगठन को देखते हैं, संस्थापक हैं, क्या लग रहा है इसका परिणाम क्या हो सकता है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, यही तो विडंबना है इस देश की। एक तरफ हमारे राजनेता कहते हैं कि हम जात पात की राजनीति नहीं करते हैं, और दूसरे तरफ अपने वोट बैंक को साधने के लिए जातियों की गणना कराना चाहते हैं। पहले जातियों के आधार पर जो आरक्षण दिया जा रहा है विगत 75 वर्षों से, उससे क्या लाभ हुआ उनके समाज के लोगों को, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। और जातियों की गणना के जगह पर यदि गरीबों की गणना हो कि कौन से गांव में, कौन से सूबे में, कौन से शहर में कितने गरीब लोग रह रहे हैं और उन गरीबों को कौन से सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, उनको लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा, तब तो गरीबी दूर होगी। तो जाति की गिनती कर लेने से क्या होगा? आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम जाति जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे, यानी कि जो तेजी से एक जनसंख्या बढ़ रही देश की और उसकी वजह से देश का विकास बाधित है या देश में गरीबी भुखमरी बढ़ रही है, तो उसको नियंत्रण में करने के लिए आप एक तरफ कहते हैं कि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे, जैसे पंचायत चुनाव में आपने कुछ न कुछ निकाला है, और दूसरी तरफ आप जातियों को बढ़ावा दे रहे हैं कि भाई अपनी जाति की संख्या बढ़ाइए ताकि आपको उस हिसाब से आपके लिए राजनेता लोग आवाज़ उठाएंगे, पार्टियां आवाज़ उठाएंगी। और हैरानी की बात यह है कि एक दूसरे के धूर विरोधी, हम नीतीश जी और तेजस्वी जी की बात कर रहे हैं, एक दूसरे के धूर विरोधी यदि आप उनको विधानसभा में बहस करते देखेंगे तो लगेगा कि अब कुर्सी एक दूसरे पर चला देंगे। एक दूसरे के परिवार खानदान तक भी बहस करते करते वो लोग चले जाते हैं, और जो बातें मतलब असंवैधानिक है, जो एक उस ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति को शोभा नहीं देता, वो बात भी वो विधानसभा में एक दूसरे के कटाक्ष में बोल जाते हैं। और हैरानी हुई कि ये 11 नेता जो आज प्रधानमंत्री जी से मिलने कुछ दिन पहले गए, वो एक दूसरे के धूर विरोधी, लेकिन देखिए जातियों की गणना कराने के लिए और अपना जातिगत वोट बैंक साधने के लिए वो एक साथ खड़े होकर प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की और जातिगत जनगणना कराने की बात की। तो ठीक है, यदि वो कर रहे हैं, उनकी अपनी राजनीति है, लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से हम उन सवर्ण नेताओं से भी आग्रह करना चाहेंगे जो कोई भाजपा में है, जदयू में है, राजद में है, कांग्रेस में है, कि जिस प्रकार से पिछड़ी जातियों के नेता अपनी जातियों की जनसंख्या गणना कराने के लिए वो एक दूसरे के धूर विरोधी, एक दूसरे के विचारधारा के विपरीत होते हुए भी साथ मिलकर जातिगत जनगणना कराने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री से मिलकर, तो फिर आप अपने समाज के अधिकारों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं पार्टी लाइन से हटकर? आप भी, चाहे वो कांग्रेस में रहिए, भाजपा में रहिए, जदयू में रहिए, आप भी सवर्ण आयोग के गठन और उसके संवैधानिक दर्जा की मांग कीजिए। ईडब्ल्यूएस छात्रों को उम्र सीमा में छूट नहीं मिल रही है, फी में छूट नहीं मिल रही है, उस छूट दिलाने की बात कीजिए। और साथ ही साथ आप इस बात को मुखरता से रखिए कि जनगणना जाति की नहीं, जनगणना गरीबों की होनी चाहिए, और गरीबी आपके जाति में भी है। अभी सरकार में बैठे हुए सब, केंद्र से लेकर राज्य तक, आप लिस्ट निकाल कर देखिए तो लगभग जगह ओबीसी की ही सत्ता है, ओबीसी के हाथों में सत्ता है। तो आपको क्या लगता है कि आपके समाज की संख्या वो लोग दिखाएंगे, सही आंकड़ा पेश करेंगे? आपकी आबादी 33% है पूरे भारत में। आशुतोष जी, यहाँ पर हम ये सवाल लेंगे, जो नीतीश कुमार हों चाहे और भी लोग हों, सभी लोग का कहना है जो जातिगत मतलब जनगणना होने से ये मालूम चलेगा समाज में किस जाति के कितने लोग हैं। आप
को क्या लग रहा है, अगर ये चीज़ें होगी तो क्या इससे सामाजिक विकास होगा, क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, कैसा लग रहा है? किस जाति के कितने लोग हैं ये जानकर क्या करेंगे? अचार लगाएंगे? किस जाति के लोग हैं ये जानकर करेंगे क्या? हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम सबकी बात करते हैं, हम सवर्णों की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, पिछड़े दलितों की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आप ये जानना चाहते हैं कि किस जाति के कितने लोग हैं। आप एक तरफ दम भरते हैं कि हम कर्पूरी जी के अनुयायी हैं, लोहिया के अनुयायी हैं, हम जयप्रकाश जी के चेले हैं, लेकिन जयप्रकाश जी ने तो कभी जाति की राजनीति करने की बात नहीं कही। आप लोग जो कर रहे हैं जातिगत जनगणना को लेकर, जो आवाज उठा रहे हैं, तो हमें लगता है कि जयप्रकाश जी की आत्मा कहीं भी हो रही होगी, वो कचोट रही होगी, वो रो रही होगी कि कैसे कैसे चेले हम छोड़कर आ गए बिहार की धरती पर, और आप उनका नाम खराब कर रहे हैं। इसलिए आप जॉर्ज साहब का नाम लेना बंद करें, आप जेपी साहब का नाम लेना बंद करें, आप कर्पूरी जी का नाम लेना बंद करें। ये कभी जातिगत राजनीति के पक्षधर नहीं रहे, और आप जाति की गणना करा रहे हैं। आपको ये जानना चाहिए कि हमारे राज्य के कौन से जिले में, कौन से प्रखंड में, कौन से पंचायत में और कौन से वार्ड में, कौन से गांव में कौन व्यक्ति गरीब है, कौन वो व्यक्ति है जिसको आजादी से लेकर अब तक 75 वर्षों में भी उसका जो फूस का मकान था, जो छप्पर का घर था, जो बारिश में उसको तसला और बर्तन रख के बगल में सोना पड़ता था ताकि उसका छप्पर जो बारिश का पानी टपकता था, वो आज भी वैसे ही सोने को विवश है। कौन वो व्यक्ति है जो आज भी फुटपाथ किनारे रात गुजार रहा है? आज़ादी को 75 वर्ष हो गए, लेकिन अब तक उसको घर नसीब नहीं हुआ, छत नसीब नहीं हुआ, और आप लोग ढिढोरा पीटते हैं कि हमने इतना इंदिरा आवास दे दिया, हम ये योजना फलाना योजना ये दे रहे हैं। वो कौन लोग हैं जो आज भी, चाहे वो रिक्शा ठेला खींचकर गुजारा करने को मजबूर हैं, जो भूखे पेट सोने को मजबूर हैं? वो कौन लोग हैं जो स्टेशनों पर भीख मांगकर सो रहे हैं, रात गुजार रहे हैं, जो मंदिरों के आगे लाइन लगा कर खड़े हैं? उनकी गिनती होनी चाहिए कि वो कौन है। उनको जाति से मतलब नहीं, उनको आप जाति के रूप में देखते हैं क्या? आप किसी गरीब को यदि भिक्षा देते हैं, किसी भिखारी को, तो आप उससे पहले, कोई, हमें नहीं लगता कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो पूछता हो कि आपकी जाति क्या है, उसके बाद भिक्षा देता है, उसको गरीब समझ कर भिक्षा देता है। तो आप वो पता कीजिए कि कौन व्यक्ति है जो गरीब है, कौन है जो आज भी इस सदी में भी, जहां इंटरनेट, ट्विटर, फेसबुक का जमाना है और आज भी लोग भूखा पेट सो रहा है, वो कौन व्यक्ति है? तो सबसे पहले सरकारी योजनाओं पर अधिकार उनका होना चाहिए, न कि किसी जाति का होना चाहिए। आशुतोष जी, बाकी तो मांगे देख ही रहे हैं, हम लोग मांग कर रहे हैं, तो आप लोग की अब अगली रणनीति क्या होगी? क्या आप भी लेटर लिखने वाले हैं, या फिर आप भी मिलने वाले हैं, या फिर आप लोग भी आंदोलन करने वाले हैं? क्या कुछ करने वाले हैं जातिगत जनगणनाओं को लेकर के? देखिए, प्रधानमंत्री जी तो बहुत बड़े लोग हैं, वो तो मुख्यमंत्रियों को भी समय देते हैं, 2 महीना 4 महीना वेटिंग करा कर, तो हमारे जैसे लोगों को कहाँ समय देंगे? लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री जी को एक आवेदन जरूर देंगे कि आप जो ये जातिगत जनगणना के लिए जो ये उछल कूद कर रहे हैं, या आपकी पार्टी के जो नेता लोग बड़े बड़े बयानबाजी दे रहे हैं, तो इसको बंद किया जाए। और यदि बिहार का विकास आप करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आज भी जो बिहार आज़ादी के बाद विकास के मामले में सबसे ऊपरले पायदान पर खड़ा था, आज वो सबसे निचले पायदान पर है, तो आप चाहते हैं कि उसकी स्थिति सुधरे, आप चाहते हैं कि बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में आए, तो सबसे पहले आप अपने राज्य के गरीबों का पहचान कीजिए, उनका सर्वे करवाइए कि गरीब कौन है, और उस हिसाब से, और ये भी सर्वे करवाइए कि कौन वो सक्षम व्यक्ति है, कौन वो व्यक्ति है जो लाखपति करोड़पति होकर भी सरकारी योजनाओं का सबसे ज़्यादा लाभ उठा रहा है। उनको लाभ मिलना बंद होना चाहिए, और जो गरीब है, किसी भी जाति का हो, जिसे सरकारी योजना का लाभ आज तक नहीं मिला और उसी के नाम पर अब तक राजनीति चलती आ रही है, तो सबसे पहले उनको योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। एक और आप जो इस चीज़ों को लेकर के विरोध कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, क्या इससे सामाजिक आपको किस चीज़ का डर है? समाज में किस चीज़ों की जो स्थिति उत्पन्न होगी? देखिए, जब जाति के आधार पर कोई भी काम होता है, चाहे वो जाति का जनगणना हो, चाहे वो जाति के आधार पर रिजर्वेशन की बात हो, चाहे कोई बात हो, तो निश्चित रूप से सामाजिक विद्वेष फैलता है, और एक दूसरे को एक विरोध के नज़रिए से देखते हैं लोग कि उस जाति के। हम चाहते हैं कि जब यही काम गरीबी के आधार पर होने लग जाएगा, जब ये हम लोग चिन्हित करने लग जाएंगे कि वो भीख मांगने वाले लोग, रिक्शा खींचने वाले लोग, भूखे पेट रोड पर किनारे सोने वाले लोग, और सुअर भेड़ी चराने वाले लोग, ये गरीब हैं, उनको जाति के एंगल से नहीं देखा जाए। आज बहुत सारे ऐसे सवर्ण भी आपको मिल जाएंगे,
हमें लगता है कि पटना के पेट्रोल पंपों पर घूमिए तो आधे से ज्यादा पेट्रोल पंप पर नोजलमैन का काम फॉरवर्ड ही कर रहे हैं। दिल्ली के स्टेशन के बाहर जो सुलभ शौचालय है वहाँ शौचालय सफाई का काम ब्राह्मण कर रहे हैं, वो सब मैथिली ब्राह्मण है। पटेल नगर दिल्ली में जाइए तो वहाँ रिक्शा पुलर ठेला पुलर का काम ब्राह्मण कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हर जाति में गरीबी है। और ये जो गणना है वो गरीबों को इंडिकेट करते हुए कीजिए कि कौन सा गरीब है जिसको सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला। सबसे पहले सरकारी योजनाओं पर अधिकार उनका होना चाहिए, और जो लोग करोड़पति अरबपति होते हुए भी सबसे पहले सरकारी योजनाओं पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं, उनको उसका लाभ मिलना बंद होना चाहिए। मंत्री से क्या कुछ कहना चाहेंगे जो सत्ता में हैं और इन चीज़ों को लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देंगे? जो भी मंत्री हैं जो सत्ता में हैं और इन चीज़ों के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो हमें लगता है कि उनको तो अपने कुर्सी से मतलब है। उनको समय पर बोलने का और समय पर चुप रहने का आदेश पारित होता है, और वो आदेश पाल हैं। जब उनके आका कहेंगे कि आप मुंह खोलिए और इस विषय पर मुंह खोलिए तो अपना मुंह खोलेंगे। जहाँ पर उनको ऐसे इशारा कर दिया जाएगा कि आपको बोलना नहीं है, वहाँ पर वो मुंह बंद रखेंगे, और उसी का इनाम उनको मिलता है। इसलिए उनसे हम कुछ अपेक्षा रखते नहीं हैं और आगे भी शायद कोई अपेक्षा नहीं रखेंगे। क्या कुछ अब आप लोगों की मांगे होंगी या फिर कुछ आंदोलन करने वाले हों आगे रणनीति? हम लोग मुख्यमंत्री जी को आवेदन एक लिख रहे हैं और मिलने का समय मांग रहे हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले तो जातिगत जनगणना के जगह पर आर्थिक जनगणना हम लोग कराने की मांग कर रहे हैं, गरीबों की गणना कराने की मांग कर रहे हैं। और दूसरा कि जिस प्रकार से पिछड़ा आयोग बना है उसको संवैधानिक दर्जा मिला, दलित आयोग, अल्पसंख्यक आयोग है, उसी प्रकार से इसी देश में एक सवर्ण समाज के लोग भी रहते हैं और उस समाज में भी गरीबी है। हो सकता है कि आज़ादी के समय वैसी स्थिति उनकी ना रही हो, आपको ज़रूरत महसूस न हुआ हो, लेकिन आज ये ज़रूरत महसूस हो रही है। हम लोग भी उसी समाज के बीच में जाते हैं, उनकी स्थिति देखते हैं। तो सवर्णों के लिए भी आयोग होना चाहिए। जैसे बिहार में तो आयोग बना भी है, लेकिन वो केवल चुनाव के समय महीना 2 महीने के लिए सक्रिय होता है, फिर 4.5 साल तक उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। तो वैसा मरा हुआ आयोग नहीं चाहिए, जिंदा आयोग चाहिए, और जिंदे लोग होने चाहिए उसमें जो उसकी स्थिति का आकलन कर सके, उसका सर्वे करे और उसको संवैधानिक दर्जा दिलवाइए। ये नहीं कि चुनाव के समय आयोग बना दिए, चुनाव के बाद फिर निष्क्रिय हो गया, फिर चुनाव आया तो सक्रिय हो गया, ऐसा नहीं। उसको संवैधानिक दर्जा दीजिए। और दूसरा, जो EWS के आधार पर जो गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया गया है, तो वो महज झुंझुना नहीं होना चाहिए कि हाथ में झुंझुना पकड़ा है, झुंझुना कर निकाल लिए बाहर और डंडी हाथ में रह गया। बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं, छात्र हैं, युवा हैं जो वर्षों से UPSC, BPSC, रेलवे या जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जिनकी उम्र सीमा अब समाप्त होने वाली है। तो जब आप हमको रिजर्व कैटेगरी में डाल दिए उनको EWS के आधार पर, तो रिजर्व कैटेगरी में भी आप यदि भेदभाव करेंगे, मतलब भेदभाव वाले ग्रुप में भी आप भेदभाव कर रहे हैं। जब आप आरक्षित श्रेणी में उनको डाल दिए तो फिर उनके साथ भेदभाव क्यों? जिस प्रकार से OBC को उम्र सीमा में छूट मिलती है उसी प्रकार से उनको ही मिलना चाहिए। मिलने वाले आप लोग कब मिलने वाले? जिस प्रकार से उनको फी में छूट मिलता है उसी प्रकार से उनको मिलना चाहिए। और हम लोग तो बस 1 से 2 दिन में हमारा चिट्ठी चला जाएगा, फैक्स चला जाएगा, मेल चला जाएगा। अब ये मुख्यमंत्री जी पर निर्भर करता है कि वो कब समय देते हैं मिलने का। हम तो ये गुजारिश करेंगे कि जितना जल्दी से जल्दी आप मिलने का समय दें, और हम लोग इसके लिए समाज के बीच में भी जाएंगे और बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इन क्षेत्रों में जाकर, इन राज्यों में जाकर हम लोग गांव-गांव घूमेंगे, लोगों को जागृत करेंगे और कहेंगे कि आप अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाइए, सरकार के भरोसे मत रहिए। हम निवेदन करेंगे कि भाई आपको भी हमारी ज़रूरत है और हमें आपकी ज़रूरत तो है ही। आप इस सूबे के मुखिया हैं, राजा हैं, और हम सब आपके प्रजा हैं। हम सब ने आपको वोट दिया और आपको सूबे के मुखिया के रूप में चुना है। तो ये आपसे हम उम्मीद करते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि आप हमारी भी भावनाओं का कद्र करें और हमारी भी ज़रूरतों को महसूस करें। ये हमारे साथ आशुतोष कुमार जी थे, जो इनका कहना है जो जातिगत जनगणना के बजाय अगर गरीबों की गिनती हो, बिहार में कितने गरीब हैं, उनकी हालत क्या, स्थिति क्या है, तो वो कहीं न कहीं एक अच्छा काम होगा। जातिगत जनगणना ना हो तो वो सही होगा। सही सोनू के साथ तंसु झा, IBTV, पटना। और हैरानी हुई कि ये 11 नेता जो आज प्रधानमंत्री जी से मिलने कुछ दिन पहले गए, वो एक दूसरे के धूर विरोधी, लेकिन देखिए जातियों की गणना कराने के लिए और अपना जातिगत वोट बैंक साधने के लिए वो एक साथ खड़े होकर प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की और जातिगत जनगणना कराने की बात की कि जनगणना जाति की नहीं, जनगणना गरीबों की होनी चाहिए और गरीबी आपके जाति की। इस जाति के कितने लोग हैं ये जानकर क्या करेंगे?
अचार लगाएंगे। किस जाति के लोग हैं ये जानकर करेंगे क्या? हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा। जो भी मंत्री हैं जो सत्ता में है और इन चीजों के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं, हमें लगता है कि उनको तो अपने कुर्सी से मतलब है। तो ईडब्ल्यूएस के आधार पर जो गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया गया है तो वो महज झुनझुना नहीं होना चाहिए। IVTV देखता है इंडिया। इन दिनों खास करके बिहार में जातिगत जनगणनाओं को लेकर के जो है लगातार सियासत तेज है। साथ ही जो विपक्ष और सत्ता पक्ष कहीं न कहीं एक प्लेटफॉर्म पे दिख रही है जातिगत जनगणनाओं की मांगों को लेकर के। सत्ता पक्ष की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो है जातिगत जनगणनाओं को लेकर के मांग की जा रही है केंद्र सरकार से, जो जातिगत जनगणना कराई जाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आशुतोष कुमार जी हैं, जो ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच के संस्थापक हैं और स्वर्णों को लेकर के जो है आवाज़ अपना उठाते रहते हैं। किस रूप में देखते हैं जातिगत जनगणनाओं को लेकर के जो सियासत तेज है? सभी राजनीतिक जो दल हैं वो कहीं न कहीं जो बोल रहे हैं वो मुखर होकर बोल रहे हैं और जो नहीं बोलना चाहते हैं वो भी बच के निकल जा रहे हैं। आप एक संगठन को देखते हैं, संस्थापक हैं, क्या लग रहा है इसका परिणाम क्या हो सकता है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, यही तो विडंबना है इस देश की। एक तरफ हमारे राजनेता कहते हैं कि हम जात पात की राजनीति नहीं करते हैं और दूसरे तरफ अपने वोट बैंक को साधने के लिए जातियों की गणना कराना चाहते हैं। पहले जातियों के आधार पर जो आरक्षण दिया जा रहा है विगत 75 वर्षों से, उससे क्या लाभ हुआ उनके समाज के लोगों को, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। और जातियों की गणना के जगह पर यदि गरीबों की गणना हो कि कौन से गांव में, कौन से सूबे में, कौन से शहर में कितने गरीब लोग रह रहे हैं और उन गरीबों को कौन से सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, उनको लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा, तब तो गरीबी दूर होगी। तो जाति की गिनती कर लेने से क्या होगा? आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम जाति जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे, यानी कि जो तेजी से एक जनसंख्या बढ़ रही देश की और उसकी वजह से देश का विकास बाधित है या देश में गरीबी भुखमरी बढ़ रही है, तो उसको नियंत्रण में करने के लिए आप एक तरफ कहते हैं कि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे, जैसे पंचायत चुनाव में आपने कुछ न कुछ निकाला है, और दूसरी तरफ आप जातियों को बढ़ावा दे रहे हैं कि भाई अपनी जाति की संख्या बढ़ाइए ताकि आपको उस हिसाब से आपके लिए राजनेता लोग आवाज़ उठाएंगे, पार्टियां आवाज़ उठाएंगी। और हैरानी की बात यह है कि एक दूसरे के धूर विरोधी, हम नीतीश जी और तेजस्वी जी की बात कर रहे हैं, एक दूसरे के धूर विरोधी यदि आप उनको विधानसभा में बहस करते देखेंगे तो लगेगा कि अब कुर्सी एक दूसरे पर चला देंगे। एक दूसरे के परिवार खानदान तक भी बहस करते करते वो लोग चले जाते हैं और जो बातें मतलब असंवैधानिक है, जो एक उस ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति को शोभा नहीं देता, वो बात भी वो विधानसभा में एक दूसरे के कटाक्ष में बोल जाते हैं। और हैरानी हुई कि ये 11 नेता जो आज प्रधानमंत्री जी से मिलने कुछ दिन पहले गए, वो एक दूसरे के धूर विरोधी, लेकिन देखिए जातियों की गणना कराने के लिए और अपना जातिगत वोट बैंक साधने के लिए वो एक साथ खड़े होकर प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की और जातिगत जनगणना कराने की बात की। तो ठीक है, यदि वो कर रहे हैं, उनकी अपनी राजनीति है, लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से हम उन सवर्ण नेताओं से भी आग्रह करना चाहेंगे जो कोई भाजपा में है, जदयू में है, राजद में है, कांग्रेस में है, कि जिस प्रकार से पिछड़ी जातियों के नेता अपनी जातियों की जनसंख्या गणना कराने के लिए वो एक दूसरे के धूर विरोधी, एक दूसरे के विचारधारा के विपरीत होते हुए भी साथ मिलकर जातिगत जनगणना कराने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री से मिलकर, तो फिर आप अपने समाज के अधिकारों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं पार्टी लाइन से हटकर? आप भी, चाहे वो कांग्रेस में रहिए, भाजपा में रहिए, जदयू में रहिए, आप भी सवर्ण आयोग के गठन और उसके संवैधानिक दर्जा की मांग कीजिए। ईडब्ल्यूएस छात्रों को उम्र सीमा में छूट नहीं मिल रही है, फी में छूट नहीं मिल रही है, उस छूट दिलाने की बात कीजिए। और साथ ही साथ आप इस बात को मुखरता से रखिए कि जनगणना जाति की नहीं, जनगणना गरीबों की होनी चाहिए, और गरीबी आपके जाति में भी है। अभी सरकार में बैठे हुए सब, केंद्र से लेकर राज्य तक, आप लिस्ट निकाल कर देखिए तो लगभग जगह ओबीसी की ही सत्ता है, ओबीसी के हाथों में सत्ता है। तो आपको क्या लगता है कि आपके समाज की संख्या वो लोग दिखाएंगे, सही आंकड़ा पेश करेंगे? आपकी आबादी 33% है पूरे भारत में। आशुतोष जी, यहाँ पे हम ये सवाल लेंगे, जो नीतीश कुमार हों चाहे और भी लोग हों, सभी लोग का कहना है
जो जातिगत मतलब जनगणना होने से ये मालूम चलेगा समाज में किस जाति के कितने लोग हैं। आपको क्या लग रहा है, अगर ये चीज़ें होगी तो क्या इससे सामाजिक विकास होगा, क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, कैसा लग रहा है? किस जाति के कितने लोग हैं ये जानकर क्या करेंगे? अचार लगाएंगे? किस जाति के लोग हैं ये जानकर करेंगे क्या? हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम सबकी बात करते हैं, हम सवर्णों की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, पिछड़े दलितों की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आप ये जानना चाहते हैं कि किस जाति के कितने लोग हैं। आप एक तरफ दम भरते हैं कि हम कर्पूरी जी के अनुयायी हैं, लोहिया के अनुयायी हैं, हम जयप्रकाश जी के चेले हैं, लेकिन जयप्रकाश जी ने तो कभी जाति की राजनीति करने की बात नहीं कही। आप लोग जो कर रहे हैं जातिगत जनगणना को लेकर, जो आवाज उठा रहे हैं, तो हमें लगता है कि जयप्रकाश जी की आत्मा कहीं भी हो रही होगी, वो कचोट रही होगी, वो रो रही होगी कि कैसे कैसे चेले हम छोड़कर आ गए बिहार की धरती पर, और आप उनका नाम खराब कर रहे हैं। इसलिए आप जॉर्ज साहब का नाम लेना बंद करें, आप जेपी साहब का नाम लेना बंद करें, आप कर्पूरी जी का नाम लेना बंद करें। ये कभी जातिगत राजनीति के पक्षधर नहीं रहे, और आप जाति की गणना करा रहे हैं। आपको ये जानना चाहिए कि हमारे राज्य के कौन से जिले में, कौन से प्रखंड में, कौन से पंचायत में और कौन से वार्ड में, कौन से गांव में कौन व्यक्ति गरीब है, कौन वो व्यक्ति है जिसको आज़ादी से लेकर अब तक 75 वर्षों में भी उसका जो फूस का मकान था, जो छप्पर का घर था, जो बारिश में उसको तसला और बर्तन रख के बगल में सोना पड़ता था ताकि उसका छप्पर जो बारिश का पानी टपकता था, वो आज भी वैसे ही सोने को विवश है। कौन वो व्यक्ति है जो आज भी फुटपाथ किनारे रात गुजार रहा है? आज़ादी को 75 वर्ष हो गए, लेकिन अब तक उसको घर नसीब नहीं हुआ, छत नसीब नहीं हुआ, और आप लोग ढिढोरा पीटते हैं कि हमने इतना इंदिरा आवास दे दिया, हम ये योजना फलाना योजना ये दे रहे हैं। वो कौन लोग हैं जो आज भी, चाहे वो रिक्शा ठेला खींच कर गुजारा करने को मजबूर हैं, जो भूखे पेट सोने को मजबूर हैं? वो कौन लोग हैं जो स्टेशनों पर भीख मांग कर सो रहे हैं, रात गुजार रहे हैं, जो मंदिरों के आगे लाइन लगा कर खड़े हैं? उनकी गिनती होनी चाहिए कि वो कौन है। उनको जाति से मतलब नहीं, उनको आप जाति के रूप में देखते हैं क्या? आप किसी गरीब को यदि भिक्षा देते हैं, किसी भिखारी को, तो आप उससे पहले, कोई, हमें नहीं लगता कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो पूछता हो कि आपकी जाति क्या है, उसके बाद भिक्षा देता है, उसको गरीब समझ कर भिक्षा देता है। तो आप वो पता कीजिए कि कौन व्यक्ति है जो गरीब है, कौन है जो आज भी इस सदी में भी, जहां इंटरनेट, ट्विटर, फेसबुक का जमाना है और आज भी लोग भूखा पेट सो रहा है, वो कौन व्यक्ति है? तो सबसे पहले सरकारी योजनाओं पर अधिकार उनका होना चाहिए, ना कि किसी जाति का होना चाहिए। आशुतोष जी, बाकी तो मांगे देख ही रहे हैं, हम लोग मांग कर रहे हैं, तो आप लोग की अब अगली रणनीति क्या होगी? क्या आप भी लेटर लिखने वाले हैं, या फिर आप भी मिलने वाले हैं, या फिर आप लोग भी आंदोलन करने वाले हैं? क्या कुछ करने वाले हैं जातिगत जनगणनाओं को लेकर के? देखिए, प्रधानमंत्री जी तो बहुत बड़े लोग हैं, वो तो मुख्यमंत्रियों को भी समय देते हैं, 2 महीना 4 महीना वेटिंग करा कर, तो हमारे जैसे लोगों को कहाँ समय देंगे? लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री जी को एक आवेदन जरूर देंगे कि आप जो ये जातिगत जनगणना के लिए जो ये उछल कूद कर रहे हैं, या आपकी पार्टी के जो नेता लोग बड़े बड़े बयानबाजी दे रहे हैं, तो इसको बंद किया जाए। और यदि बिहार का विकास आप करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आज भी जो बिहार आज़ादी के बाद विकास के मामले में सबसे ऊपरले पायदान पर खड़ा था, आज वो सबसे निचले पायदान पर है, तो आप चाहते हैं कि उसकी स्थिति सुधरे, आप चाहते हैं कि बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में आए, तो सबसे पहले आप अपने राज्य के गरीबों का पहचान कीजिए, उनका सर्वे करवाइए कि गरीब कौन है, और उस हिसाब से, और ये भी सर्वे करवाइए कि कौन वो सक्षम व्यक्ति है, कौन वो व्यक्ति है जो लाखपति करोड़पति होकर भी सरकारी योजनाओं का सबसे ज़्यादा लाभ उठा रहा है। उनको लाभ मिलना बंद होना चाहिए, और जो गरीब है, किसी भी जाति का हो, जिसे सरकारी योजना का लाभ आज तक नहीं मिला और उसी के नाम पर अब तक राजनीति चलती आ रही है, तो सबसे पहले उनको योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। एक और आप जो इस चीज़ों को लेकर के विरोध कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, क्या इससे सामाजिक आपको किस चीज़ का डर है? समाज में किस चीज़ों की जो स्थिति उत्पन्न होगी? देखिए, जब जाति के आधार पर कोई भी काम होता है, चाहे वो जाति का जनगणना हो, चाहे वो जाति के आधार पर रिजर्वेशन की बात हो, चाहे कोई बात हो, तो निश्चित रूप से सामाजिक विद्वेष फैलता है, और एक दूसरे को एक विरोध के नज़रिए से देखते हैं लोग कि उस जाति के। हम चाहते हैं कि जब यही काम गरीबी के आधार पर होने लग जाएगा, जब ये हम लोग चिन्हित करने लग जाएंगे कि वो भीख मांगने वाले लोग, रिक्शा खींचने वाले लोग, भूखे पेट रोड पर किनारे सोने वाले लोग,
और सुअर भेड़ी चराने वाले लोग ये गरीब हैं, उनको जाति के एंगल से नहीं देखा जाए। आज बहुत सारे ऐसे सवर्ण भी आपको मिल जाएंगे। हमें लगता है कि पटना के पेट्रोल पंपों पर घूमिए तो आधे से ज्यादा पेट्रोल पंप पर नोजल मैन का काम फॉरवर्ड ही कर रहे हैं। दिल्ली के स्टेशन के बाहर जो सुलभ शौचालय है वहाँ शौचालय सफाई का काम ब्राह्मण कर रहे हैं, वो सब मैथिली ब्राह्मण है। पटेल नगर दिल्ली में जाइए तो वहाँ रिक्शा पुलर ठेला पुलर का काम ब्राह्मण कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हर जाति में गरीबी है। और ये जो गणना है वो गरीबों को इंडिकेट करते हुए कीजिए कि कौन सा गरीब है जिसको सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला। सबसे पहले सरकारी योजनाओं पर अधिकार उनका होना चाहिए, और जो लोग करोड़पति अरबपति होते हुए भी सबसे पहले सरकारी योजनाओं पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं, उनको उसका लाभ मिलना बंद होना चाहिए। मंत्री से क्या कुछ कहना चाहेंगे जो सत्ता में हैं और इन चीज़ों को लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देंगे? जो भी मंत्री हैं जो सत्ता में हैं और इन चीज़ों के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो हमें लगता है कि उनको तो अपने कुर्सी से मतलब है। उनको समय पर बोलने का और समय पर चुप रहने का आदेश पारित होता है, और वो आदेश पाल हैं। जब उनके आका कहेंगे कि आप मुंह खोलिए और इस विषय पर मुंह खोलिए तो अपना मुंह खोलेंगे। जहाँ पर उनको ऐसे इशारा कर दिया जाएगा कि आपको बोलना नहीं है, वहाँ पर वो मुंह बंद रखेंगे, और उसी का इनाम उनको मिलता है। इसलिए उनसे हम कुछ अपेक्षा रखते नहीं हैं और आगे भी शायद कोई अपेक्षा नहीं रखेंगे। क्या कुछ अब आप लोगों की मांगे होंगी या फिर कुछ आंदोलन करने वाले हों आगे रणनीति? हम लोग मुख्यमंत्री जी को आवेदन एक लिख रहे हैं और मिलने का समय मांग रहे हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले तो जातिगत जनगणना के जगह पर आर्थिक जनगणना हम लोग कराने की मांग कर रहे हैं, गरीबों की गणना कराने की मांग कर रहे हैं। और दूसरा कि जिस प्रकार से पिछड़ा आयोग बना है उसको संवैधानिक दर्जा मिला, दलित आयोग, अल्पसंख्यक आयोग है, उसी प्रकार से इसी देश में एक सवर्ण समाज के लोग भी रहते हैं और उस समाज में भी गरीबी है। हो सकता है कि आज़ादी के समय वैसी स्थिति उनकी ना रही हो, आपको ज़रूरत महसूस न हुआ हो, लेकिन आज ये ज़रूरत महसूस हो रही है। हम लोग भी उसी समाज के बीच में जाते हैं, उनकी स्थिति देखते हैं। तो सवर्णों के लिए भी आयोग होना चाहिए। जैसे बिहार में तो आयोग बना भी है, लेकिन वो केवल चुनाव के समय महीना 2 महीने के लिए सक्रिय होता है, फिर 4.5 साल तक उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। तो वैसा मरा हुआ आयोग नहीं चाहिए, जिंदा आयोग चाहिए, और जिंदे लोग होने चाहिए उसमें जो उसकी स्थिति का आकलन कर सके, उसका सर्वे करे और उसको संवैधानिक दर्जा दिलवाइए। ये नहीं कि चुनाव के समय आयोग बना दिए, चुनाव के बाद फिर निष्क्रिय हो गया, फिर चुनाव आया तो सक्रिय हो गया, ऐसा नहीं। उसको संवैधानिक दर्जा दीजिए। और दूसरा, जो ईडब्ल्यूएस के आधार पर जो गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया गया है, तो वो महज झुंझुना नहीं होना चाहिए कि हाथ में झुंझुना पकड़ा है, झुंझुना कर निकाल लिए बाहर और डंडी हाथ में रह गया। बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं, छात्र हैं, युवा हैं जो वर्षों से यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे या जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जिनकी उम्र सीमा अब समाप्त होने वाली है। तो जब आप हमको रिजर्व कैटेगरी में डाल दिए उनको ईडब्ल्यूएस के आधार पर, तो रिजर्व कैटेगरी में भी आप यदि भेदभाव करेंगे, मतलब भेदभाव वाले ग्रुप में भी आप भेदभाव कर रहे हैं। जब आप आरक्षित श्रेणी में उनको डाल दिए तो फिर उनके साथ भेदभाव क्यों? जिस प्रकार से ओबीसी को उम्र सीमा में छूट मिलती है उसी प्रकार से उनको ही मिलना चाहिए। मिलने वाले आप लोग कब मिलने वाले? जिस प्रकार से उनको फी में छूट मिलता है उसी प्रकार से उनको मिलना चाहिए। और हम लोग तो बस 1 से 2 दिन में हमारा चिट्ठी चला जाएगा, फैक्स चला जाएगा, मेल चला जाएगा। अब ये मुख्यमंत्री जी पर निर्भर करता है कि वो कब समय देते हैं मिलने का। हम तो ये गुजारिश करेंगे कि जितना जल्दी से जल्दी आप मिलने का समय दें, और हम लोग इसके लिए समाज के बीच में भी जाएंगे और बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इन क्षेत्रों में जाकर, इन राज्यों में जाकर हम लोग गांव-गांव घूमेंगे, लोगों को जागृत करेंगे और कहेंगे कि आप अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाइए, सरकार के भरोसे मत रहिए। हम निवेदन करेंगे कि भाई आपको भी हमारी ज़रूरत है और हमें आपकी ज़रूरत तो है ही। आप इस सूबे के मुखिया हैं, राजा हैं, और हम सब आपके प्रजा हैं। हम सब ने आपको वोट दिया और आपको सूबे के मुखिया के रूप में चुना है। तो ये आपसे हम उम्मीद करते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि आप हमारी भी भावनाओं का कद्र करें और हमारी भी ज़रूरतों को महसूस करें। ये हमारे साथ आशुतोष कुमार जी थे, जो इनका कहना है जो जातिगत जनगणना के बजाय गरीबों की गिनती हो, बिहार में कितने गरीब हैं, उनकी हालत क्या, स्थिति क्या है, तो वो कहीं न कहीं एक अच्छा काम होगा। जातिगत जनगणना ना हो तो वो सही होगा।